एक मिनट भाई, एक मिनट, आप लोगों को फिर आवाज का मसला है। कुमार साहब माइक बंद कर दें। बेटा अभी स्टार्ट ही हुई, अभी अभी स्टार्ट की है, वो एक क्लास थोड़ा लेट खत्म हुई, तो इसी वजह से आपकी क्लास अभी लेट शुरू हुई। सर सॉरी, वो मेरा स्क्रीन सेंसिटिविटी में थोड़ा मसला हो गया। हाँ जी, आज आवाज का मसला तो नहीं हो रहा? सर आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। यार तुम्हारा बात समझ नहीं आ रही, आवाज ही समझ नहीं आती यार। मतलब कि आज तो माइक भी लगाया है यार। मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूं? आपको रिकॉर्ड करके भेज दूं? बिल्कुल अजीब आ रही है आवाज। यार एक और मैंने अभी माइक और मंगवाया यार, अभी अभी बस मैंने बोला भाई कोई और माइक लेकर आओ। यार थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो भाई, माइक अच्छा मिलेगा। ये बोया वाला का जो माइक बताया था मुझे, कभी मुझे मिल नहीं रहा है मार्केट में। शॉर्ट है, शोर है यार, क्यों शोर हो रहा है? कमरे में बैठा हूँ। एक मिनट को मैं माइक निकाल के देखता हूँ। हाँ भाई, अब बताओ अब कैसी है, बेहतर हुई थोड़ी? मैंने हैंडफी ही मंगवाया अभी ना। उनको मैंने बोला कि जरा मुझे तमीज का कोई हैंडफी ला दें जिसमें एक तमीज का माइक। यार आप एक काम करें ना, आप अपनी हैंडफी जो है ना वो ड्रॉप कर दें वहाँ पे। अभी मैंने मंगवाई है यार, अब मैंने JBL भी मंगवाई है यार, कि JBL से चले थोड़ी मुनासिब मिलेगी। अब वो मैंने डिलीवरी करवाई है इंशाल्लाह, ट्यूजडे वेडनेसडे तक आएगा वो। जब तक कुछ और भी जुगाड़ कर लेंगे, आज बर्दाश्त कर लेंगे। यार हैंडफ्री लगाया था, वॉल्यूम कैसे कम कर लूं? यार एक मिनट रुको, मैं जरा पीछे खिड़की वो बंद कर दूं। बेटे बताओ जरा, फर्क पड़ा कुछ? अब थोड़ी आवाज गूंज रही होगी मेरी। चलिए जी,
स्टार्ट करते हैं अब। भाई माइक बंद करके क्लास लूंगा तो आवाज कैसे आएगी? भाई मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, जैसी भी आवाज आ रही है उसी में बर्दाश्त करो अभी। अच्छा जी, कल हमारी बात आ रही थी माइक ओके। एक और हैंड फ्री आया है। बताओ अब आवाज सही हो गई है। फर्क पड़ा थोड़ा? क्लियर है अब, बहुत सही है अब सर। अब स्टार्ट सर बिल्कुल सही हो गई आवाज आपकी। बिल्कुल सही है। चले बेहतरीन हो गया। ये अभी हैंड फ्री मंगवाए उसी से हुआ ये। ये बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर, अब सही है। बस चलो सेट है। एचडी क्वालिटी है आवाज की भी। ओ माय गॉड। चले भाई शुरू करते हैं। हमारी लास्ट बात हो रही थी कि हमने जो है वो NaCl की थी हमने एक्सट्रैक्शन Na की। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ कि हमने क्या काम किया था। हमारे पास यहाँ दो रीज़न थे कि हमने कैल्शियम क्लोराइड क्यों ऐड किया, और हमारा एक रीज़न था कि आयरन गॉस डायफ्राम क्यों यूज़ हुआ। ठीक है जी, ये दो रीज़न थे हमारे। तो उन दो रीज़न में से हमारा पहले रीज़न को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप हेडिंग बनाओगे रीजंस की, और ये टॉपिक आज भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुकम्मल हो जाए। तो रीज़न की हेडिंग बनाओ भाई। पहला रीज़न, why CaCl2 is added with NaCl in down cell। ठीक है जी, why CaCl2 is added in NaCl in down cell। हमने डाउन सेल के अंदर NaCl के साथ CaCl2 क्यों डाला था, इसका जवाब लिखते हैं भाई। हमारे पास इसका जवाब क्या है? Electrolysis of NaCl is carried out in the presence of CaCl2 which decrease the melting temperature of mixture from 801 degree centigrade to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये रीज़न था इसका। कल हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि हमने क्यों NaCl के साथ CaCl2 ऐड किया। हमने इसलिए ऐड किया था क्योंकि NaCl का टेम्परेचर 801 था और CaCl2 के ऐड करने से वो टेम्परेचर 600 पर आ गया था, इसीलिए CaCl2 को ऐड किया टू डिक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है जी। दूसरा रीज़न है हमारा
हमारा जो दूसरा रीजन है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन गॉस डायफ्राम। आयरन गॉस डायफ्राम का क्या फंक्शन है? हाँ जी वलीद साहब। बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर ना, क्योंकि सॉलिड है मेल्ट होगा ना। सॉलिड है तो मेल्ट होगा, लिक्विड थोड़ी है NaCl। NaCl का सॉलिड लिया था ना हमने, उसको मेल्ट करना था, इसीलिए मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर क्यों होगा? अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई कि आयरन गॉस डायफ्राम क्यों यूज़ किया था। मैं आपको याद भी करा देता हूँ कि हमने आयरन गॉस डायफ्राम इसलिए यूज़ किया था ताकि Na और Cl आपस में मिक्स होकर दोबारा NaCl ना बना लें। ठीक है जी, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया था, आयरन गॉस डायफ्राम। अब हमने आयरन गॉस उस साइज का लिया जिसमें से सिर्फ सोडियम पास हो जाए, क्लोरीन पास ना हो। क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है और सोडियम का साइज छोटा है, तो हमने छोटे साइज की आयरन गॉस डायफ्राम यूज की ताकि सिर्फ इसमें से सोडियम पास हो, क्लोरीन पास ना हो। तो इसीलिए हमने यूज किया था आयरन गॉस डायफ्राम। तो हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि दो वजूहात हैं। पहली वजह क्या है, इट सेपरेट कैथोड एंड एनोड and hence prevent the mixing of sodium metal with chlorine gas, या चलें एंड लिखना चाहिए वैसे यहाँ, to avoid the reformation of sodium chloride। ठीक है जी, हमने यूं यूज किया ताकि हम क्या कर लें, इनको मिक्सिंग होने से बचा दें। क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो वो हमारे पास दोबारा क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, लिख लिया यहाँ तक? जी बेटे। नहीं बेटे, लॉन्ग में सवाल आता नहीं है। अच्छा मैं आपको यहाँ कहानी बताता हूँ ना, पेपर में लिखना क्या होगा। मैं पेपर में सवाल क्या आता है उसकी भी जरा बात कर लेता हूँ। पेपर में एक बार सवाल क्या आया था, मैं उसको आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, मेरे पास पेपर्स रखे हुए हैं, मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ कि पेपर में सवाल क्या आया था। पेपर में सवाल आया था 2017 के अंदर, और 2017 में सवाल इस तरीके से आया था, शॉर्ट में सवाल था कि वाई आर एनोड एंड कैथोड आर
separated in down cell, फिर कहता है describe the extraction of sodium by Downs process। पेपर में ये सवाल आया था भाई। अब इस सवाल का जो मार्किंग है वो 4 नंबर की है। अब इस 4 नंबर के सवाल में डायग्राम बनानी होगी क्या? अच्छा, अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। पेपर में आप सवाल को जज कैसे करते हैं। पेपर में आप सवाल को इस तरीके से जज करेंगे कि अगर यही सवाल लॉन्ग में होगा ना तो डायग्राम बनानी है, और अगर यही सवाल शॉर्ट में होगा तो डायग्राम नहीं बनानी है। ठीक है, तो जब भी सवाल कोई शॉर्ट में आ जाए और उसमें डायग्राम मौजूद होना तो आपने डायग्राम नहीं बनानी। अब इस सवाल में आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करोगे भाई कि वाई आर एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड इन डाउन सेल। आपका ये वाला रीजन आएगा भाई, जिसको ब्लू से ब्लू हाईलाइट कर रहा हूं ना, जिसको ब्लू से ब्लू हाईलाइट कर रहा हूं उसका जवाब ये है। बेटे कुमैल अब्बास, कंपलसरी क्वेश्चन से क्या मुराद? मतलब यानी ये कंपलसरी तो नहीं था, चॉइस थी आपके पास। 8 में से 5 करने होते हैं ना, जिनमें से ये एक सवाल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल आता किस तरीके से पेपर में। अब आते हैं, हाइलाइटर को चेंज कर लेते हैं। ये जो सवाल है आपका, इसमें क्या क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखना चाहिए भाई? इसमें आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑफ डाउन सेल, प्रोसेस रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। अब ये सवाल 3 नंबर का है, ठीक है, और 1 नंबर का रीजन है। मैं दोबारा से आता हूं नीचे। देखिए मैंने क्या किया, मैं इसको शायद और छोटा करूं, ये शायद और छोटा हो जाए, बट आप बहुत छोटा होगा, आप लोगों को नजर नहीं आएगा। छोड़ दें कि जो ऊपर ब्लू हाईलाइट वाला किया है, जो ऊपर ब्लू हाईलाइट वाला किया है हमने, उसको हम ब्लू इसको लिखेंगे 4 मार्क में। 1 नंबर का रीजन हो गया, और 3 मार्क्स में जो है वो हमने सारी ये बातें लिखनी है। ठीक है, ये रही डायग्राम। ठीक है भाई अनीक, अच्छा ये फाइल अभी मैं भेज भी दूंगा, और ये इसी तरह से हाईलाइट हुआ हुआ है आपके पास, तो आपके बात समझ में भी आ जाएगी कि भाई कौन सी चीज कितनी लिखनी है। तो 4 नंबर में ये लिखना है आपको। तो 4 नंबर में जब इतना सब कुछ लिखना है तो भाई डायग्राम क्यों बनाओगे? तो डायग्राम नहीं बनानी शॉर्ट में, शॉर्ट में ये डायग्राम नहीं बनानी। लॉन्ग में आ गया तो बनानी होगी। ठीक है भाई, लॉन्ग में आया तो डायग्राम बनानी होगी। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अभी सोडियम की अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। अब सोडियम सेल के एडवांटेजेस क्या हैं, सोडियम यूज कहाँ होता है? तो अब हेडिंग हम बनाते हैं यूजेस ऑफ सोडियम। अच्छा, सोडियम की एक खासियत, यानी अल्कली मेटल्स की एक खासियत है, खासियत तो नहीं कह सकते, कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना वो पानी के दुश्मन है, या ये कह लें कि पानी उनका दुश्मन है। ये एक दूसरे के दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों है उसके लिए हमें एक वीडियो देखनी चाहिए। वो वीडियो में हमारे पास, आप YouTube पे देखिएगा, कि YouTube पे आप वीडियो देखिएगा रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। ठीक है, आप देखिएगा रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर, या अगर आखिर में टाइम बचा तो मैं दिखा दूंगा शेयर करके। तो उसमें हमारे पास इस तरीके से मामला होता है कि अगर आप अल्कली मेटल्स का वाटर से रिएक्शन कराते हैं ना तो ये एक्सक्लूसिव रिएक्शन करते हैं। अभी किस तरह के एक्सक्लूसिव रिएक्शन करते हैं ये हमें देखने पड़ेंगे। तो मैं जरा टॉपिक मुकम्मल करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ, सॉरी वीडियो दिखाता हूँ।
तो सबसे पहले यूजेस ऑफ सोडियम की बात करें तो सोडियम यूज कहाँ होता है भाई? सोडियम यूज्ड इन हाईवे लाइटनिंग। हाईवे पे जो लाइट्स लगती है ना, लैंप्स जो लगते हैं, वहां सोडियम के लैंप्स लगाए जाते हैं। तो पहला यूज है इसका कि इट इज कॉमनली यूज्ड in sodium lamps for highway lightning. हाईवे लाइटिंग होगी, लाइटनिंग नहीं होगी, क्योंकि बिजली नहीं कड़क रही यहाँ पर। अच्छा, इसकी मैं आपको एक और यूज बताता हूँ। आप लोगों ने रिफ्लेक्टर्स देखे होंगे, रिफ्लेक्टर्स, रोड पर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं। हाईवे लाइटनिंग थोड़ी हमें ऐसी चाहिए होती है ना जो ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करे, क्योंकि हाईवे पे रात में आप देखें अंधेरा ज्यादा है ना, क्योंकि आबादी नहीं होती हाईवेज पे, तो इसी वजह से वहां लाइटनिंग की ज्यादा जरूरत होती है। तो उन लाइटनिंग की वजह से सोडियम को इसलिए यूज किया जाता है कि सोडियम जो है ना बहुत एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए सोडियम को हाईवे लाइटनिंग में यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी, मैं आपको एक नॉर्मली बात बता रहा था कि रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो दो कलर के आपने देखे होंगे, एक येलो और एक रेड। ये जो येलो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, इसके अंदर सोडियम के वेपर्स होते हैं। सोडियम को वेपोराइज करके उनमें डिपॉजिट किया जाता है और फिर उनकी एक पैकिंग बनती है। पैकिंग बनने के बाद जब उस पर लाइट पड़ती है ना, तो वो येलो कलर में प्रोड्यूस होते हैं। तो सोडियम जो है वो शार्प येलो कलर प्रोड्यूस करता है। और हाईवे पे क्योंकि अंधेरा ज्यादा है तो हमें बड़ी ब्राइट लाइट चाहिए, इसी वजह से जो है वो हम हाईवे पे लाइटनिंग के लिए सोडियम के लैंप्स यूज करते हैं। ठीक है भाई, अब मार साहब समझ आ गई बात? अच्छा जी, दूसरा यूज, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिफ्लेक्टर्स में भी यूज होते हैं, रिफ्लेक्टर्स के अलावा यानी रिफ्लेक्टर में भी यूज हो रहा है। और लैंप्स भी बनते हैं। लैंप से मुराद यानी बल्ब बनता है, सोडियम का बल्ब। यानी जो हमारे पहले बल्ब आते थे ना, उन बल्ब में कोई ना कोई गैस अंदर जो है वो डली हुई होती है। उस गैस की वजह से तो वो कलर लाइट प्रोड्यूस करता है। अब जैसे कोई पर्पल लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर एक ऐसी गैस मौजूद है जो पर्पल लाइट या पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रही है। जैसे हमारा फायर वर्क होता है ना भाई, अब फायर वर्क जब हो रहा होता है तो फायर वर्क में आपने देखा होगा मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, रेड भी है, ब्लू भी है, गोल्डन भी है, सिल्वर भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है। तो ये जितने भी कलर्स हैं ना, ये कलर्स किसी ना किसी कंपाउंड की वजह से हैं। ये जितने भी कलर्स हैं वो किसी ना किसी कंपाउंड की वजह से हैं, और वो कंपाउंड की वजह से वो कलर फॉर्म होता है। जैसे स्ट्रोंशियम रेड कलर प्रोड्यूस करता है, पोटेशियम ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, फिर कैल्शियम जो है वो मेरे ख्याल से कुछ क्रिम्सन रेड कलर प्रोड्यूस करता है, बेरियम जो है वो ब्राइट ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो हर एक मेटल कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करता है। तो वो जो फायर वर्क है उनमें भी हम मेटल्स के सॉल्ट यूज करते हैं। इसी तरह से जो बल्ब्स होते हैं उनमें भी हम कोई ऐसी गैस फिल करते हैं जो कलर प्रोड्यूस करे। तो जो हमारा सोडियम है वो ब्राइट येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए सोडियम के लैंप इस्तेमाल होते हैं। रिफ्लेक्टर दो हैं, रेड और येलो। येलो रिफ्लेक्टर में सोडियम इस्तेमाल होता है और रेड रिफ्लेक्टर में स्ट्रोंशियम इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, येलो में जो है वो सोडियम है और रेड वाले में स्ट्रोंशियम है। ठीक है जी, तो हर मेटल कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस जरूर करता है। दूसरा यूज है इसका कि ये यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एलिमेंट डिटेक्शन नहीं करी, सॉरी, नहीं की होगी। तो जो आप लोगों ने एलिमेंट डिटेक्शन फर्स्ट ईयर में नहीं करी, उसमें ये यूज होता है। अब नहीं करी तो मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। सोडियम का ना एक एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, जिसमें उस कंपाउंड को डालकर उसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर आयोनिक में कन्वर्ट किया जाता है। उसको सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो सोडियम के मेटल को यूज किया जाता है ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ इसकी भी कि इट इज यूज्ड
for the detection of elements present in organic compounds. और तीसरा यूज सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, अब ये क्या है इस पे भी मैं बात करता हूं कि सोडियम अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम यूज किया जाता है टर्म मरकरी के लिए। मैं पॉइंट पूरा लिख दूं पहले, फिर समझा देता हूं। सोडियम अमलगम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, ये अमलगम का क्या मतलब है? अमलगम वर्ड यूज किया जाता है फॉर अलॉय ऑफ मरकरी। अगर किसी मेटल के साथ मरकरी को मिक्स कर दिया जाए तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं क्या? अमलगम। अब जैसे ये लिखा हुआ है क्या? सोडियम अमलगम। अब सोडियम अमलगम से मुराद कि ये किसका मिक्सचर होगा? Na और Hg का। Hg मरकरी को कहते हैं। इसी तरह अगर मैं लिख दूं जिंक अमलगम, तो मुझे बताओ अब इसमें कौन से मेटल हो गए? बेटा ये लड़कियां भी जवाब दे सकती हैं, लड़के ही जवाब दे रहे होते हैं इस क्लास में। तो जिंक अमलगम का मतलब हो गया जिंक और मरकरी। एक आता है टिन अमलगम। टिन अमलगम का मतलब क्या हो गया? टिन और मरकरी। टिन का सिंबल होता है भाई Sn और मरकरी। तो पेपर में ये बात कहां आती है? ये बात आती है MCQs के अंदर कि टर्म अमलगम इज यूज्ड फॉर, द टर्म अमलगम इज यूज्ड फॉर, अमलगम की टर्म किसके लिए यूज की जाती है? फॉर द अलॉयज ऑफ मरकरी। अमलगम की टर्म किसके लिए यूज की जाती है भाई? अलॉय ऑफ मरकरी के लिए यूज की जाती है। तो ये बात MCQs में भी आ जाती है, ठीक है जी। और आपका जो है वो आपको यहाँ बात क्लियर भी हो गई। ये अमलगम की टर्म ना अभी इसी चैप्टर में दोबारा रिपीट भी होगी और चैप्टर नंबर 5 में भी आएगी ये बात, ठीक है भाई। तो अब चैप्टर नंबर 5 में और इसमें दोबारा रिपीट होगी। तो जो है वो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये अमलगम क्या था। तो अमलगम इज द टर्म यूज्ड फॉर द अलॉयज ऑफ मरकरी। अमलगम जो है वो मरकरी के अलॉयज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है जी। अलॉय क्या होते हैं? अलॉय आर मिक्सचर ऑफ metals and नॉन मेटल्स। ये बात मैंने बताई थी मेटालिक हाइड्राइड पढ़ाते हुए कि मेटालिक हाइड्राइड्स को हम अलॉय लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं क्योंकि वो मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का। और दो मेटल अगर आपस में मिल जाएं तो भी वो क्या कहलाते हैं? अलॉय। सेकंड पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि भाई सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं अगर उनको हमें डिटेक्ट करना है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, टूट नहीं सकता ना, उसको हम जबरदस्ती तोड़वाते हैं। और तोड़वाते किसकी मदद से? सोडियम की मदद से। तो सोडियम उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना लेता है, फिर वो सॉल्ट पानी में डिजोल्व होता है तो आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो सोडियम को यूज किया जाता है अमलगम के तौर पर, सॉरी सोडियम को यूज किया जाता है ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट है तो उसको डिटेक्ट करना है तो हम उसका रिएक्शन पहले सोडियम से कराते हैं। उस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं और फिर जाकर हम एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं। ये था तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक, मगर आप लोगों ने लैब नहीं की होगी इसीलिए थोड़ी शायद मुश्किल हो रही है।
यहां तक अगर किसी में कोई बात में मसला है तो पूछें। अच्छा जी, एक बात रह गई कि वाई सोडियम एंड वाटर आर नॉट फ्रेंड। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया CH3Cl, ठीक है जी, ये एक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक CH3Cl है। अब इसको ना तोड़ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन ना सोडियम से कराते हैं। जब हम इसका रिएक्शन सोडियम से कराते हैं ना, तो ये एक्सट्रैक्ट बनाता है। इसमें सिर्फ सोडियम नहीं डलता, इसमें और भी कुछ चीजें डलती हैं। तो उसके बाद फिर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है, और साथ में क्या बन गया, NaCl बन गया। अब ये NaCl क्या हो गया, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जब NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये बना लेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये अच्छा ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए एक बता रहा हूँ बात। फिर Na और Cl को डिटेक्ट करना है ना, तो अब हम इस प्रोसेस के अंदर ऐड कर देंगे क्या, AgNO3। जब मैं AgNO3 ऐड करूंगा ना, तो ये बना लेगा AgCl, और AgCl के बनते हैं क्या, वाइट PPT। AgCl के क्या बनते हैं, वाइट PPT बनते हैं। तो ये जब बना लेगा, हमें पता चलेगा भाई इसके अंदर Cl मौजूद है। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ी, सोडियम की पड़ी। तो इसीलिए मैंने ये बात कर दी कि इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मुझे लगता है कि अच्छे से क्लियर हुई होगी बात। हुजैफा कह रहा है भाई कि मैं रिपीट कर दूं बात के अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम भाई मरकरी के अलॉय को कहते हैं। अमलगम जो है वो मरकरी के अलॉय को कहते हैं। मरकरी जब हमारे पास किसी मेटल के साथ कंबाइन हो जाए, मिक्स कर ले अपने आप को, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमलगम। अगर वो सोडियम से मिक्स कर रहा है तो सोडियम अमलगम, जिंक से मिक्स करेगा तो जिंक अमलगम, और टिन और मरकरी में लेंगे तो टिन अमलगम। तो मैंने इसीलिए यहाँ तीनों बातें लिख दी और बताई कि भाई ये बात आती है कहाँ, पेपर के अंदर, वो सॉरी MCQs के अंदर। ठीक है भाई, तो ये वाली बात मैं मिटा रहा हूँ, फजूल थी, कोई काम की नहीं थी, आपको सिर्फ क्लियर करनी थी बात, तो मैंने लिख दी। अब आते हैं कि वाई सोडियम एंड वाटर आर नॉट फ्रेंड्स। ये आपस में दोस्त क्यों नहीं है, या ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं, आसान लफ्जों में। तो जब सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं ना हम किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये बनाता है NaOH, और साथ में बनाता है क्या, हाइड्रोजन गैस। ये क्या बनाता है, NaOH, और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, ये इवॉल्व होती है ना, बाहर निकलती है। तो मैं इसके लिए आपको जो है वो एक वीडियो दिखा देता हूँ भाई। जरा मुझे 1 मिनट दें आप लोग, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा से शेयर कर लूँ। 2 मिनट दें मुझे। भाई ये तो शेयर नहीं कर रहा, 1 मिनट रुके।
हाँ 1 मिनट रुके भाई, यहाँ से ये शेयरिंग रोक कर मुझे जो है वो दूसरी शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो 1 मिनट। हाँ भाई स्क्रीन शेयर हुई। हाँ जी, पहले देखें ये डाला इसने लिथियम, लिथियम वाटर पे डाला इसने। अब ये सोडियम के साथ करेंगे। अभी स्लो मोशन में भी दिखाएंगे। अब ये तो बहुत छोटे छोटे पीस यूज कर रहे थे, ये बड़ा पीस यूज करके भी दिखाएंगे अभी आपको कि किस तरीके से सोडियम रिएक्ट करता है या अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं। अब ये जरा गौर से देखिएगा कि इन्होंने ये बड़ा पीस जो है वो एक झील में डाला, अब देखें किस तरह से ये उछलेगा। अब आप देखिएगा बकायदा कि किस तरह से ये लगी आग और ये हुआ ब्लास्ट। ठीक है, तो इसीलिए वाटर इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, देखें कितना धुआं बना, ये धुआं हाइड्रोजन गैस का है, ये धुआं हाइड्रोजन गैस का था। अब देखें ये भाई भाग गए पोटेशियम डालते ही, देखें फौरन से रिएक्शन हुआ और ब्लास्ट हो गया। रुबीडियम, रुबीडियम देखें कितना फास्ट है, यानी जैसे जैसे ये नीचे जा रहे हैं और ये जो है वो बड़ा बड़ा यानी धमाके बढ़ रहे हैं, यानी बात तब तक फट जाएगा भाई। हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये पानी के साथ रिएक्शन होता है इसका। ठीक है जी, तो पानी के साथ रिएक्शन जो है वो हमारे पास इस तरीके से होती है भाई। अच्छा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भाई ये पानी के साथ रिएक्शन करके आराम से ना क्या बना लेता है, NaOH। ये देखिए NaOH बनाया इसने, तो देखिए ना सोडियम ने वाटर से रिएक्शन किया, NaOH बनाया और हाइड्रोजन गैस बनी। तो जो क्लाउड्स बन रहे थे ना ये हाइड्रोजन गैस के बन रहे थे। इसीलिए अल्कली मेटल्स को ना ऑयल में रखा जाता है। अल्कली मेटल को अगर मुझे कहीं रखना होगा तो उसको हम कहाँ रखेंगे? ऑयल में रखेंगे। नहीं ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है भाई, प्रैक्टिकल करके क्या तबाह करना है क्या हमने कमरे को जहां हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे? तो इसीलिए अल्कली मेटल्स जो है वो हो जाएगी। भाई मैं तस्वीर खींच रहा हूँ अटेंडेंस की ना, मिस आई नहीं है अभी तक, तो मेरे ख्याल